तो दोस्त क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल की डिस्कवरी एलिजेंड्रो वोल्टा ने की थी 1800 में, जो कि एक इटालियन फिजिसिस्ट थे। ठीक है, एलिजेंड्रो वोल्टा को ऑनर करने के लिए जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी एसआई यूनिट को वोल्ट रख दिया गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट वोल्ट है वो इन्हीं को ऑनर करने के लिए रखी गई है, इनके नेम पर, एलिजेंड्रो वोल्टा। क्लियर है? तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि सेल का अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। देखो हम सब जानते हैं सेल क्या होता है। सेल एक डिवाइस होती है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती है। हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा था कि करंट क्यों फ्लो करता है, करंट फ्लो क्यों करता है, तो वहां हमसे बोला गया था करंट फ्लो इसलिए करता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, चार्ज फ्लो इसलिए करता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो वहां बात आई थी कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, वो तो ठीक है, पर भाई देता कौन है पोटेंशियल डिफरेंस? तो वहां बात आई थी पोटेंशियल डिफरेंस आपको सेल या बैटरी देते हैं। तो क्लियर है? तो हम जो स्टडी करेंगे आज, वो स्टडी यही करेंगे कि जो ये सेल होते हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, क्या इनके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, हाँ या ना? ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्त, जय हिंद, जय भारत। हम अपने इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल में हम लोगों को क्या पढ़ना है? जैसा कि मैंने अभी भी आपसे बात की थी कि हमारा जो सेल होता है इसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना ताकि करंट फ्लो कर सके। और करंट क्या होता था? करंट के बीच में हम लोगों ने ये तो पढ़ी रखा है कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता था तो रेजिस्टेंस वहां पर आता था। तो रेजिस्टेंस होने की वजह से वहां पर हमारा कुछ पोटेंशियल ड्रॉप भी होता था। तो हम बात करेंगे कि क्या पोटेंशियल ड्रॉप यहां भी होगा? क्योंकि भाई एक बात बताओ, किसी भी कंडक्टर के अंदर, कोई भी कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के जाने पर, इलेक्ट्रिक करंट कब जाता था? जब पोटेंशियल डिफरेंस होता था। इलेक्ट्रिक करंट कब जाता था? पोटेंशियल डिफरेंस होता था। तो जब भी कोई रेजिस्टेंस आता था बीच में, जब भी कोई रेजिस्टेंस आता था तो वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होता था। तो क्या इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से सेल के अंदर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा? तो जवाब है हाँ, क्योंकि आज का हमारा क्वेश्चन यही था कि भाई जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसमें रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता? तो पहला तो जवाब है हाँ भाई होता है। सेल का भी अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है? आप लोगों ने पढ़ा था ना, जब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसके अंदर आयंस का इधर तो ट्रांसफर होता है, तो भाई दिक्कत तो उन्हें भी आती है मूव करने में, यानी रजिस्ट उन्हें भी करने का कोई ना कोई कोशिश करता है जो दूसरे आयंस हैं। क्लियर है? तो वही बात है कि भाई इसमें रेजिस्टेंस होता है। तो अब पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो जवाब है हाँ भाई होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन द टर्मिनल ऑफ अ सेल आर कनेक्टेड बाय अ वायर, जब भी सेल का टर्मिनल वायर से कनेक्ट किया जाता है, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द वायर फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी किसी वायर को सेल के एंड पर ज्वाइन किया जाता है तो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। जैसे किसी बल्ब को सेल से लगाओ तो बल्ब जल जाता है, बल्ब ग्लो कर जाता है। बल्ब ग्लो क्यों कर जाता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट आ गया। इलेक्ट्रिक करंट क्यों आ गया? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। पोटेंशियल डिफरेंस कहां से मिल गया? क्योंकि सेल लगा दिया। तो यानी कि सेल है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, इलेक्ट्रिक करंट दे रहा है। तो पहला पॉइंट उन्होंने यही बोला है। और आपको डायरेक्शन ही पता होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, but inside the electrolyte of cell the positive ions flow from the lower to the higher potential। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो पॉजिटिव आयंस हैं वो फ्लो करते हैं लोअर टू हायर पोटेंशियल। यानी आप इस वाले सेल को देखो, इस वाले सेल को जब हम देखेंगे, ये वाला सेल हमारा, देखो ध्यान से समझना, सेल को देखना, ये हमारा पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव, कैथोड। और ये हमारा एनोड है, नेगेटिव। ठीक है, ऊपर हो गया पॉजिटिव, नीचे हो गया नेगेटिव। जो ये ब्लू वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है, रेड वाला पार्ट नेगेटिव। यहाँ लिखा भी हुआ है एनोड और कैथोड, कैथोड पॉजिटिव, नेगेटिव। अब एक बात बताओ, ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैंने ये मान लिया, आई किधर फ्लो करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि भाई पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ फ्लो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्लो करेगा। अब एक बात बताओ, पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ तो फ्लो कर गया, लेकिन इससे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? किसको? पॉजिटिव चार्ज को। या ऐसे समझ लो कि अगर आपने यही पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होता है? अगर करंट का डायरेक्शन ये है, अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि भाई करंट के पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अब मैंने बोला पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है तो सीधी सी बात है नेगेटिव टू पॉजिटिव आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। मैंने ये बना दिया रेड से, ये डायरेक्शन हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब नेगेटिव टू पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन आराम से पहुंच गए, क्योंकि देखो भाई ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अंदर भी तो मेहनत करनी पड़ेगी वापस इलेक्ट्रॉन को, देखो यहाँ नेगेटिव के पास भेजने के लिए, वापस नेगेटिव पे भेजने के लिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस नेगेटिव पे आएंगे तो यहाँ क्या होगा? एनर्जी लगेगी, क्योंकि हम लोगों को पता है ना, ये नेगेटिव 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 रिपेल करेगा, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ, एक तो रेजिस्टेंस, ऊपर से वर्क भी करना पड़ेगा, तो भाई पोटेंशियल का ड्रॉप होगा ही होगा। तो पहली बात तो क्लियर हो गई। तो जब ये अंदर आते हैं तो कैसे भी समझ लो कि या तो कह लो कि करंट इधर आया तो वापस भी तो करंट ऊपर जाएगा पॉजिटिव, तभी तो वापस से फ्लो करेगा। तो करंट यहाँ जाएगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल किसे बोलते हैं? आप लोगों को याद होगा, लोअर पोटेंशियल बोलते हैं नेगेटिव को, हायर पोटेंशियल बोलते हैं पॉजिटिव को। तो या तो कह लो इलेक्ट्रिक करंट या पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, या कह लो पॉजिटिव आयन, कह लो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन फ्लो करेगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल,
या ऐसे कह लो नेगेटिव आयन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं ऊपर भाई कैथोड से, क्योंकि यहां से तो इलेक्ट्रॉन चले गए, अब कैथोड से कहां आ रहे हैं, नीचे एनोड की तरफ आ रहे हैं, तो या कह लो पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल नेगेटिव आयन फ्लो करेंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल नेगेटिव आयन फ्लो करेंगे। पूरी बात का कंक्लूजन ये है, ध्यान से समझ लो। इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर, सेल के अंदर, तो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से करंट है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कौन कौन होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो भैया बाहर फ्लो होगा, तो पॉजिटिव आयन का जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट है, तो यहां से तो इलेक्ट्रिक करंट निकल गया, यहां से सॉरी यहां से आया पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव आ गया, यानी पॉजिटिव आयन आ गया। अब अंदर जब पॉजिटिव आयन जाएगा, अंदर पॉजिटिव आयन जाएगा तो कहां जाएगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। तो या तो बोलो कि पॉजिटिव आयन जा रहा है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, रेजिस्टेंस मिलेगा, या ऐसे बोलो कि भाई जो ये यहां से हमारा गया, कौन गया, इलेक्ट्रॉन गया या नेगेटिव आयन गया, नेगेटिव आयन जब गया तो नेगेटिव आयन वापस कहां जाएगा, एनोड के पास जाएगा, तो नेगेटिव आयन कहां चल रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो वही बात तो वहां लिखी थी मेरे भाई इन्होंने, कि जो हमारा पॉजिटिव आयन है उसका फ्लो होता है लोअर से हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव आयन फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो दोनों मेंशन कर दिए, नेगेटिव आयन फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, यानी ऊपर हायर था नीचे लोअर था, नेगेटिव आयन इधर फ्लो कर रहे हैं, और अगर पॉजिटिव आयन ऊपर फ्लो कर रहे हैं, यानी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो पॉजिटिव आयन फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर, नेगेटिव आयन फ्रॉम हायर टू लोअर। बात क्लियर समझ आ गई? अगर कोई भी डाउट रह गया कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे बोला गया है मेरे भाई, अगेंस्ट बैकग्राउंड ऑफ द अदर आयंस एंड न्यूट्रल एटम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव आयन हमारे जा रहे हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, बीच में बहुत सारे आयंस मिलेंगे जो न्यूट्रल है, और नेगेटिव आयन आ रहे हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, बहुत सारे आयन मिलेंगे। तो जब भाई ये पास ऑन हो रहा है लो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का, तो क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। तो कंक्लूजन आ गया कि भैया रेजिस्टेंस आपके इलेक्ट्रिक सेल के अंदर भी है, और उसी को बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। क्लियर है? आगे, सो द इलेक्ट्रोलाइट ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द सेल, यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट बाहर तो मिल ही रहा था, सेल के बाहर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था किसी भी वायर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर, वहां तो रेजिस्टेंस मिल ही रहा था, नो डाउट। लेकिन जब इलेक्ट्रिक करंट सेल के अंदर से भी निकलेगा तो वहां भी उसको रेजिस्टेंस ऑफर होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्टेंस मिलता है। तो सो द इलेक्ट्रोलाइट ऑफर द सम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द सेल। क्लियर है मेरे भाई? वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो। मैं फिर से बता दे रहा हूं मेरा मेथड क्या है पढ़ाने का भाई, पहले पूरा समझाता हूं, पहले अच्छे से समझते रहो, कुछ मत करो, सिर्फ वीडियो को देखो ऐसे करके आराम से। वीडियो देख ली, जब लास्ट में मैं कहता हूं ना कि नोट डाउन कर लो, तो मैं यहां से हट जाऊंगा फ्रेम में से, आप पूरा नोट डाउन कर लो, और नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठो भाई। मैं पूरा सिलेबस करा रहा हूं, चैप्टर 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, चैप्टर 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पर कम से कम 20-25 वीडियो हैं, जाके देखो प्लेलिस्ट में। 12th क्लास का चैप्टर 1 पूरा है, 12th क्लास का चैप्टर 2 पे भी पूरी वीडियो है, चैप्टर 3 चल रहा है। तो भाई सीक्वेंस में तमीज से नोट बनाना शुरू कर दो, नोट्स बनाना, क्योंकि मेरा पूरा मूड है कि इस साल मैं 12th क्लास का सिलेबस कराऊंगा ही कराऊंगा, बोर्ड लेवल का, जो क्लास 12th बोर्ड है उस लेवल का सिलेबस मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, तो नोटबुक लेके बैठो, नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया। ठीक है, तो यानी यहां से हमें इन सारे पॉइंटों से ये बात तो समझ आ गई कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल के अंदर, किसको, करंट को मिलता ही मिलता है। आगे क्या बात हुई है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। वो तो नाम से तुम्हें पता ही था कि जो भी आपके कौन इलेक्ट्रोलाइट है सेल के, इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन है, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को जो पास होने में प्रॉब्लम आ रही है, जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्लियर है? क्या हो गया, जो इलेक्ट्रोलाइट मूव कर रहे हैं उनको मूव करने में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो परेशानी आ रही है, जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, वही इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को बोला जाता है। आगे, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, यानी किसी भी सेल का, किसी भी इलेक्ट्रिक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, ये किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, यानी कौन कौन सी बातें हैं जो डिसाइड करेंगी हाँ भाई इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ना इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। क्या बातें हैं, वन बाय वन बात करें। नंबर 1, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर मतलब सॉल्यूशन कौन है, कुछ भी होता है, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, जो भी है, आयंस किसके हैं, किस एलिमेंट के आयंस हैं, Na2SO4 है, CaSO4 है, बहुत सारे होते हैं सॉल्यूशन, पता नहीं किसका है। तो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इस बात पर डिपेंड करेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होने वाला है। नंबर 2, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वो तो वैसे समझ में आ गया, इलेक्ट्रोलाइट है कोई, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब समझ लो थिक लिक्विड है, पतला लिक्विड नहीं है, भारी मतलब गाढ़ा, ऐसे कह सकते हो, थिक लिक्विड है, तो भैया कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो भाई बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के। इलेक्ट्रोलाइट जितना डाइल्यूट होगा, इलेक्ट्रोलाइट जितना डाइल्यूट होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जितना कॉन्सेंट्रेट होगा, जितना गाढ़ा होगा, जितना थिक होगा, उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेगा। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 3, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, वही वाली बात आ गई लेंथ वाली, तो भैया वो तो डिपेंड करेगा ही। अब सेल है, सेल के बीच एक इलेक्ट्रोड ऊपर हो गया, कैथोड एक हो गया एनोड, कैथोड एनोड का डिस्टेंस ये है, रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो ये कैथोड और एनोड का
जब आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे, लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो वही बोला है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, यानी कैथोड और एनोड के बीच का। आगे, इट वेरीज इनवर्सली एज द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। बहुत बढ़िया, ये वेरी करेगा इनवर्सली किसके, कॉमन एरिया के। कॉमन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे करेगा कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें इलेक्ट्रोड रखे गए हैं, इट वेरीज इनवर्सली एज द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होता है, वो तुमने पहले ही पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता था एरिया बढ़ने में क्या होता था, कम होता था। सेम यहाँ पर है कि जो आपका इलेक्ट्रोड है वो जो इमर्ज्ड है जिस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, अगर उसका एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी एरिया जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया जितना कम इलेक्ट्रोड रखने का, रेजिस्टेंस ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घट रहा है तो एक बढ़ रहा होगा। क्लियर है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर एरिया कम हुआ, और एरिया ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो वही क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नंबर 4 आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, इट इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी ये इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा जब आपका इलेक्ट्रोलाइट, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा जब आप इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर डिक्रीज करोगे। तो ये वाली बात तो मैंने वहां बता दी थी, टेम्परेचर डिपेंडेंस बढ़ाता ना, याद है? टेम्परेचर डिपेंडेंस बढ़ाता है इलेक्ट्रोलाइट का, तो वहीं क्लियर कर दिया था कि टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहां बोला इन्होंने कि अगर इट इंक्रीज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो वहीं क्लियर हो गई थी वाली बात, तो वरना यहां याद कर लो कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तो मॉलिक्यूल आ जाएंगे पास, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, विस्कस ज्यादा हो जाएगा। अब विस्कस ज्यादा होने की वजह से दिक्कत आएगी निकलने में। टेम्परेचर बढ़ा दो, आयोन्स ज्यादा दूर हो जाएंगे, उनका जो आयोनिक मतलब इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है, जो आयोन्स का अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ गया, दूर हो जाएंगे, आराम से निकल जाओगे। तो समझ आ गया, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इट इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। किसका? इलेक्ट्रोलाइट का, जो कि सेल के अंदर है। क्लियर है मेरे भाई? वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लो। ठीक है मेरे भाई, नोट डाउन कर लिया? तो ये सारी बातें थी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल टॉपिक की। आगे मैं बात करूंगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है सेल का, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर है मेरे भाई? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं छोटी सी, कि मेरे भाई, ना मैं आपसे सब्सक्राइब मांग रहा, ना मैंने आपको बोला वीडियो को लाइक करो, ना मैंने बोला कि मेरा सब्सक्राइबर बटन को दबाओ, ना मैंने बोला मेरा बेल आइकन दबाओ, कुछ नहीं बोला। सिर्फ एक रिक्वेस्ट जो मैंने शुरू से की है, कमेंट करके जाओ वीडियो पे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो, अगर आपने मेरी वीडियो यहां तक देखी है तो ऑब्वियसली आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, तो बात कर सकता हूं। अगर मैं यही बात वीडियो के स्टार्टिंग में कहता तो कहते यार क्या टाइम वेस्ट कर रहा है यार फालतू में, तो अब थोड़ी सी तो रेस्पेक्ट दे ही सकते हो क्योंकि लास्ट में बात कर रहा हूं। तो एक्चुअली क्या है मेरे भाई, जब भी आप कमेंट करते हो ना, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, उसका इफेक्ट मुझ पर पड़ना ही पड़ना है। अच्छा करोगे तो भाई मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं यार चलो, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ अच्छा फीडबैक आया है। अगर कुछ गंदा फीडबैक आएगा तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, ऐसा क्यों आया, क्या हम इसे और बेहतर बना सकते हैं, क्या और अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, क्या और हम कोई बेस्ट क्वालिटी दे सकते हैं। और तीसरा कमेंट का टाइप हो सकता है कोई फीडबैक, कोई सजेशन कि सर आप ऐसा कर लो, सर आप इसमें ये चेंज कर दो। तो तीनों ही कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। इसलिए मेरे भाई शुरू से, जब से ये चैनल बनाया तब से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है, मेरे जो भी भाई बहन है छोटे, जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, कि भाई बस मैं कमेंट मांगता हूँ, क्योंकि कमेंट से आइडिया हो पाता है वीडियो अच्छी है, वीडियो बेकार है, या इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। बाकी सब्सक्राइब करना ना करना ये आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है मेरे भाई? तो ये मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट थी जो मैंने कर दी, और आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। तो दोस्त, क्या आप जानते हो कि जब भी आप ना मार्केट में किसी सेल को लेने जाते हो तो आपने देखा होगा सेल पर लिखा होता है 10 वोल्ट, यानी कि वो इतना पोटेंशियल डिफरेंस देगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी न सेल वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको देता ही नहीं है। यानी कि जो आप 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हो सेल पर लिखा हुआ है, जो कि शॉपकीपर ने भी बोला कि हाँ भाई 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, वो आपको मिलता ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वो प्रॉमिस करते हैं ना, वो प्रॉमिस करते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका तब है उस सेल का जब आप इस सेल में से कोई भी करंट ड्रॉ ना करें, कोई भी करंट ना निकले। यानी अभी जब फ्रेश है सेल, तब इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसका 10 वोल्ट है। यानी जब आप यूज करोगे तो इसका 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, कुछ कम होगा। ठीक है? तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेल का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो हम आज की वीडियो में ना यही सब डिस्कस करेंगे कि भाई रिलेशन क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि जिसकी वजह से ये पोटेंशियल कम मिल रहा है, यानी प्रॉमिस कर रहे हैं 10 वोल्ट का बट 10 वोल्ट मिल नहीं रहा, या इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ, यानी कि वो ईएमएफ है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस का जो प्रॉमिस है वो ईएमएफ है। तो वो जो एक्चुअल में लिखा है ना सेल पर, वो ईएमएफ लिखा हुआ है। तो क्या रिलेशन है उस ईएमएफ में एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, यानी कि जो सेल होता है उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी। तो आज इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो।
हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। हम अपने इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 3 से एक टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन द इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। यानी ये सारे वर्ड आपको पहले से पता होने चाहिए थोड़े थोड़े। उसके बाद देखेंगे इनमें रिलेशन क्या होता है। मैं आपको बता दूं, आपको 12th क्लास का चैप्टर 1 चैप्टर 2 की पूरी प्लेलिस्ट मेरे इस चैनल पर है, तो आप 1 बाय 1 सीक्वेंस में देख सकते हो। चैप्टर 3 को मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई, रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 बाय 1 देखो, ठीक है, क्योंकि वहां मैंने डिस्कस किया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी जो सेल होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जहां पर कि पोटेंशियल ड्रॉप होता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था ईएमएफ क्या होता है, यानी ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क देखा था, और एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। यानी ये सारी बातें हम लोग पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम इन सब में एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या रिलेशन है ईएमएफ में, पोटेंशियल डिफरेंस में, या कभी कभी से बोलते हैं टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो बात आती है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। समझ रहे हो ना, सबसे पहली बात तो यही आती है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द पोटेंशियल ड्रॉप across the terminal of a cell when a current is being drawn from it is called is terminal potential difference। यानी कि जो मैंने अभी बोला था ना कि जो 10 वोल्ट का आपसे प्रॉमिस किया जा रहा है सेल पर, वो ईएमएफ है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको एग्जैक्ट वो नहीं मिलेगा, यानी कि उससे कम मिलेगा, वही आपका होगा टीपीडी। यानी जब आप उस सेल को यूज में लेकर आओगे तो जो सेल है जब अपना पोटेंशियल कुछ ड्रॉप कर लेगा ड्यू टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा कब? जब उसमें से करंट निकलेगा, जब वो कनेक्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को कहते हैं टीपीडी, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है मेरे भाई? इसे नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन द आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, ई सिंबल बनता है ईएमएफ का, ठीक है, यानी कि ईएमएफ और वी यानी कि वोल्टेज, इसमें क्या रिलेशन है, ये वाली बात आज की हम वीडियो में शुरू कर देते हैं। अब एक बात बताओ मेरे भाई, ये एक मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रेजिस्टेंस आर है, इसमें मैंने माना कि इसका ईएमएफ है ई, ईएमएफ है ई, मैं से ई पढ़ूंगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, आप ई भी लिख सकते हो, बहुत सी बुक है सिर्फ ई भी लिख देती हैं, सिंबल ना बना के ई भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका ईएमएफ मैंने माना ई, यानी ईएमएफ ई है, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये मैंने बॉक्स क्यों बनाया, उसका रीजन ये है कि अब सेल के अंदर तो मैं इस रेजिस्टेंस को दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि सेल तो इतना ही सही बनेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा साइड से दिखा दिया और ये बॉक्स बना दिया, यानी सेल का ही पार्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी आपने तो सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस लगाया है, आपने अपने सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस लगाया है आर, पर एक रेजिस्टेंस सेल के अंदर खुद ही है, क्योंकि जब करंट फ्लो करेगा तो उसे रेजिस्ट करेगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का, तो ये रेजिस्टेंस पहले से ही है, ठीक है, डॉट 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 करके मैंने अंदर कर दिया। अभी इसका जो ईएमएफ है वो ई है, ये सेल हो गया पूरा, ए टू बी, करंट जा रहा है मेरा, ए से निकल रहा है, बी में एंटर हो रहा है। बात बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? अगर नोट करना हो नोट कर लो, वीडियो पहुंच गए फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है तो फिर नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमसे बोला गया भाई कि कंसीडर अ सेल ऑफ ईएमएफ ई, वही अभी हमने बनाया कि भाई एक सेल को कंसीडर किया जिसका ईएमएफ ई है एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर, ठीक है, कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, जिसको कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट किया गया है। एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा आर है, और उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट किया गया है, ठीक है भाई। सपोज अ कांस्टेंट करंट आई फ्लो थ्रू दिस सर्किट, यानी सपोज करो उस सर्किट के अंदर एक कांस्टेंट करंट आई फ्लो कर रहा है। मैं डायग्राम को यहां भी बना देता हूं, ये मेरा सेल है, ये मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस बना दिया इस तरीके से, और ये मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां से आई करंट ड्रॉ हो रहा है। कितना करंट निकल रहा है मेरे भाई? आई करंट, बिल्कुल क्लियर है। इसका ईएमएफ मैंने दे दिया ई, कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बोला भाई डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ। अब ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ का मीनिंग होता है जो आपका वर्क होगा, जो आपका वर्क होगा, ईएमएफ होगा वर्क डन बाय अ सेल इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज अलोंग द क्लोज्ड सर्किट, यानी कि जो वर्क किया जाएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से मूव कराने में, अलोंग द क्लोज्ड सर्किट, यानी जो सर्किट है वो आपका क्लोज होना चाहिए, यानी कि एक ही बार आप जा सकते हो, एक बार, उसके बाद तो फिर रिपीट हो जाएगी वो चीज, रिपीट हो जाएगी तो पोटेंशियल कुछ ड्रॉप हो जाएगा, यानी पहली बार में जो जाएगा वो उसको ईएमएफ ई मिल सकता है, क्योंकि एक बार यहां अंदर करंट होगा, फिर उसे इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा, पोटेंशियल उसका ड्रॉप हो जाएगा। तो बात करेंगे कि टोटल ईएमएफ कितना होगा, ध्यान से समझना, टोटल ईएमएफ कितना होगा? वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। एक तो वर्क करना पड़ेगा, यहां से करता हूं ए और बी, ये मैंने नाम दे दिए, पॉजिटिव वाले को ए, उधर वाले को बी। जो आपने वर्क किया यूनिट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, यानी करंट निकला ए से और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से होता हुआ बी पॉइंट में एंटर कर गया, यानी कि ये आपका क्या हो गया? करंट हो गया। यानी इसने कुछ वर्क किया, अभी ईएमएफ की बात खत्म नहीं, अभी और आगे प्लस ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? बात आती है वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम बी टू ए अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस आर, यानी यहां से यहां तक तो आ ही जाओगे,
यहां तक तो आ ही जाओगे। अगर इसे मैं डॉटेड लाइन से क्लोज कर दूं, इस तरीके से क्लोज कर दूं, तो मेरे भाई यहां तक तो आप आ ही जाओगे, ए टू बी, पर बी टू ए भी तो आना है, आई करंट को अंदर से भी तो आना है, तभी तो वापस से फिर निकलेगा, हाँ कि ना। अब अंदर जब आएगा तो अब उसे एक और रेजिस्टेंस मिल रहा है स्मॉल आर, तो ईएमएफ इक्वल होगा दोनों वर्क डन के। कौन कौन से दोनों वर्क डन? एक तो वर्क किया ए टू बी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, और दूसरा जो वर्क करेगा बी टू ए इंटरनल रेजिस्टेंस में। क्लियर है मेरे भाई? तो वही तो लिखा है, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर प्लस वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम बी टू ए अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस आर। यानी कि जो टोटल ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा? दोनों वर्क डन का सम। तो दोनों वर्क डन का सम क्या होगा? E इक्वल टू वी प्लस वी डैश। मैंने वी किसको माना? वी माना जो मेरा पोटेंशियल यहां पर है, जो मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, और वी डैश मैंने माना जो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस में है। यानी टोटल पोटेंशियल या टोटल ईएमएफ या मैक्सिमम पोटेंशियल या ईएमएफ कितना होगा? मैक्सिमम ईएमएफ या कह लो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल ईएमएफ है, तो ईएमएफ आपका कितना होगा? वी प्लस वी डैश। बात क्लियर है कि नहीं? अब हमारा काम होगा इस वी को निकालना और इस वी डैश को निकालना, यानी इन दोनों का सम ही ईएमएफ के बराबर है। वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं। नोट कर लिया मेरे भाई? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हम वी और वी डैश को निकालेंगे। तो वी और वी डैश कैसे निकलेगा? हम जानते हैं भाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो वी होता है वो इक्वल होता है आई आर के। तो एक तो हो गया वी इक्वल टू आई आर। ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर की। यहां पर मैंने माना था वी, और जो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, यहां मैंने माना था मेरे भाई वी डैश। क्लियर है? तो दोनों का वी जब निकालूंगा तो यहां पे आई करंट जा रहा है, यहां पे आई करंट जा रहा है, तो वी इक्वल टू आई आर हो जाएगा। यहां भी आई करंट एंटर हो रहा है, तो वी डैश इक्वल टू आई आर हो जाएगा। बस फर्क इतना है कि वहां पर रेजिस्टेंस एक्सटर्नल है आर, यहां रेजिस्टेंस इंटरनल है। तो वी इक्वल टू आई आर हो गया, वी डैश इक्वल टू आई स्मॉल आर हो गया, क्योंकि आई करंट एंटर कर रहा है और स्मॉल आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्लियर है मेरे भाई? तो वी और वी डैश पता चला। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो मेरा ईएमएफ है, जो मेरा ईएमएफ है, जिसे कि मैंने क्या कहा था, ईएमएफ इक्वल टू वी प्लस वी डैश बोला था, तो ईएमएफ इक्वल टू वी प्लस वी डैश, वी की वैल्यू आई आर और वी डैश की वैल्यू आई स्मॉल आर, यानी कि दोनों को ऐड कर दिया। तो मुझे यहां से ईएमएफ पता चल गया अपना, आई को कॉमन ले लिया, करंट को कॉमन लिया, तो आर प्लस आर, ये एक इक्वेशन बन गई। यानी कि मुझे पता चल गया टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ कितना है? वो इतना है। लेकिन अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हमें क्या जानना है? हमें तो जानना है ईएमएफ, पोटेंशियल और इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें रिलेशन। अभी तो ईएमएफ आया, रेजिस्टेंस आया, पोटेंशियल तो आया ही नहीं है। ठीक है, तो अभी आगे और बढ़ेंगे। यहां तक सारी बातें क्लियर है कि टोटल ईएमएफ कैसे इक्वल आ गया? करंट मल्टीप्लाई बाई दोनों रेजिस्टेंस का सम। यहां से पता चल गया कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। एक और कंक्लूजन निकल आया, क्योंकि आर प्लस आर, आर प्लस आर। ठीक है, आगे बात करेंगे। हेंस द करंट इन द सर्किट इज, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा। अब एक बात बताओ, आपको यहां का पोटेंशियल पता है और आपको रेजिस्टेंस पता है, तो करंट कितना होगा इस सर्किट के अंदर? एक बात बताओ, आर प्लस आर, अगर मैं ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं से ई के पास लाऊं तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर मल्टीप्लाई में आई के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड, आर प्लस आर इक्वल्स टू आई। तो ये मेरा हो गया करंट इन द सर्किट, यानी इस सर्किट के अंदर इतना करंट फ्लो करेगा। बिल्कुल बात क्लियर है? आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर। Thus, to determine the current in the circuit, the internal resistance R combined in series with the external resistance R. यानी यहां से कंक्लूजन ये निकल आया, ये तो फॉर्मूला वैसे भी था, देखो I इक्वल्स टू V अपॉन R होता है कि नहीं होता? I इक्वल्स टू V अपॉन R। बस यहां से कंक्लूजन ये निकल आया कि टोटल ईएमएफ ये है, तो जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट वो किसके इक्वल है? R प्लस R के। यानी जो ये रेजिस्टेंस तो कैसे कनेक्ट है? सीरीज में, R प्लस R। ठीक है, तो आपको टोटल करंट पता चल जाएगा। अभी हमने टोटल करंट निकाला है, क्या निकाला? टोटल करंट। अभी निकाला था टोटल पोटेंशियल और निकाल लिया टोटल करंट इन द सर्किट। नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ता हूं। यहां तक नोट कर लिया? ठीक है मेरे भाई। तो अब हमें क्या पता चल गया? हमें पता चल गया टोटल करंट कितना है, टोटल करंट सर्किट के अंदर। एक बात बताओ, अब इस सर्किट में जैसे ही करंट निकल आया आई, अब इसका क्या हो जाएगा? जो ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था ई, वो घट के क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, जो नॉर्मल जो घट के हो जाता है। तो अब बात करते हो कितना हो जाएगा। तो पता चला कि द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल दैट सेंड करंट आई थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज गिवन बाय। यानी कि अब एक बात बताओ, अब तक हम कह रहे थे कि भाई एक सेल है, ठीक है, इसका ईएमएफ हमने बोला था ई और इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा दिया था आर। ठीक है, ये वाली बात तो हुई थी अभी तक हमारी। लेकिन अब जैसे इस वजह करंट निकल गया आई, तो अब ये ईएमएफ क्या बन गया? वी बन गया भाई, वी बन गया ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अब, क्योंकि करंट निकल गया ना। ईएमएफ कब होता है? जब मैक्सिमम करंट हो। ठीक है, अब हमारा कितना होगा पोटेंशियल? अब एक बात बताओ, वी इक्वल टू क्या होगा? वी इक्वल टू होगा हमारा आई आर। वी इक्वल टू क्या होगा? हमारा आई आर। यानी जितना करंट भेजा आपने, टोटल करंट आई, और जितना उसका रेजिस्टेंस है। अब तो कहानी यहां पे चलेगी, क्योंकि अब उसने तो अपना वाला पोटेंशियल ड्रॉप कर ही लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस ने। ठीक है, तो वी इक्वल टू आई आर। अब कितना करंट फ्लो करेगा? कितना करंट फ्लो करेगा ये भी आपने निकाल दिया था। आई इक्वल टू क्या था? ई अपॉन आर प्लस आर निकाला था, नहीं निकाला था? अब मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं इसमें आर का, तो मेरा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? आई आर। तो v इक्वल टू आई आर, और आई की वैल्यू पुट कर दी। आई की वैल्यू पुट कितनी कर दी? e अपॉन आर प्लस आर, ई अपॉन आर प्लस आर मल्टीप्लाई बाई आर। क्लियर है? तो आई आर मतलब आई की वैल्यू पुट की और आर को एज इट इज मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिला v इक्वल टू ई आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। यानी हमें पता चल गया कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस
टीपीडी कितना है। क्लियर है मेरे भाई। अब एक और तरीका होता है वी निकालने का। एक तो हमने निकाल दिया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कि V इक्वल्स टू आई आर, हमें I पता था इन टर्म ऑफ E EMF यानी E अपॉन R प्लस R था, और हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R पता था, तो हमने निकाल दिया TPD टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पर एक और तरीके से TPD निकलता है, कैसे? टोटल EMF माइनस जितना ड्रॉप हुआ, तो V इक्वल्स टू क्या होता है E माइनस V डैश। समझ में आई बात नहीं आई कि टोटल ईएमएफ जितना था उसमें से क्या कर दो, जितना इंटरनल रेजिस्टेंस ने क्या किया होगा, पोटेंशियल ड्रॉप किया होगा, यानी वी डैश, तो ई माइनस वी डैश। और हम जानते हैं वी डैश कितना है, जो ये वी डैश है यानी कि जो ये वाला पोटेंशियल क्या है, तो वी इक्वल टू करंट घुसा था आई, स्मॉल रेजिस्टेंस आर, तो यहां का वी डैश हो जाएगा आई आर। क्लियर है मेरे भाई। वी डैश कितना जाएगा आई आर, तो क्या मैं सकता हूं ई माइनस आई आर, तो मुझे वी की एक और वैल्यू मिल गई ई माइनस आई आर। कोई दिक्कत? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है ईएमएफ माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। वो तो हम भी जानते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, जो आपका एक्सटर्नल टोटल वो है ईएमएफ माइनस जितना आपका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यानी जितना इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है उतना पोटेंशियल कम हो जाएगा और आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कट के मिल जाएगा ईएमएफ में से। ठीक है, अगेन फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी गेट, यानी यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता। वी इक्वल्स टू क्या है मेरा, वी इक्वल्स टू है ई माइनस आई आर। वी इक्वल्स टू क्या है मेरा, ई माइनस आई आर। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि ई आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू निकालते हैं तो ई माइनस वी अपॉन आई। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई माइनस वी अपॉन आई। क्लियर है। अब ये आर की वैल्यू निकल आई ई माइनस वी अपॉन, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि देखो वी इक्वल्स टू कितना था, आई आर था, वी इक्वल्स टू कितना था, आई आर, ई माइनस वी। तो टोटल पोटेंशियल ये जो वी डैश हमने निकाला था, वी डैश इक्वल्स टू क्या है, ये वी डैश इक्वल्स टू है हमारा ई माइनस आई आर, यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो कितना हुआ है, क्लियर है ना भाई। जैसे ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ हमारा यहाँ पे, वो कितना होगा, जितना करंट इसके अंदर से निकला और जितना इसका रेजिस्टेंस था आई आर। तो हमने यहाँ पे निकाल दिया आर की वैल्यू, स्मॉल आर हो गया हमारा ई माइनस वी अपॉन आई। अब एक बात बताओ, इस वाले आई की जगह क्या लिख सकते हो तुम, जो करंट जा रहा है वी अपॉन आर, यानी जो उसका पोटेंशियल है, और जो वहां रेजिस्टेंस है, तो आई की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, वी अपॉन आर। तो ई माइनस वी अपॉन वी अपॉन आर। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ई माइनस वी अपॉन वी एच टी जाएगा आर मल्टीप्लाई में, तो ई माइनस वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई आर। क्लियर है। वीडियो को पॉज करो, इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई। ठीक है, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो पहले। ठीक है मेरे भाई, नोट हो गया, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। तो यानी आर इक्वल टू कितना हो गया, इसे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। आर इक्वल टू जो मेरा आ गया वो आ गया ई माइनस वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई आर। यानी इसे मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा कि जो मेरा अभी वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, स्मॉल आर इक्वल्स टू, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ई माइनस वी अपॉन वी मल्टीप्लाई में आर। क्लियर है। ठीक है, तो ये जो मेरी वैल्यू आई है, इस वैल्यू को थोड़ा ध्यान से समझना। यहां तक तो सारी बात क्लियर है ना कि किस तरीके से क्या आ गया। ठीक है, तो आर इक्वल टू ई माइनस वी, और हमारा टॉपिक क्या था आप लोगों को याद, तो हमारा टॉपिक ये था कि हम लोगों को एक रिलेशन बताना था किसके बीच में, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, यही तो बताना था। तो चेक करो इस प्रॉब्लम, तीनों आगे नहीं आ गए। स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया ई आपका ईएमएफ, यानी रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों आ गए। तो आर इक्वल्स टू ई माइनस वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई आर, यानी ये एक रिलेशन होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस आर के बीच में। क्लियर मेरे भाई। इससे हमें आइडिया मिलता है कि अगर स्मॉल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, अगर बड़ा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, भी मैं डिस्कस कर लूंगा इस बात को। पहले क्लियर है यहां तक सारी बात कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मेरे भाई इस वीडियो के अंदर अभी भी रिलेशन समझने की कोशिश की, किस किस के बीच में। एक तो उसमें आना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस, एक आना चाहिए ई यानी ईएमएफ, और एक आना चाहिए था पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सारी बात समझ आ गई होगी। थोड़ा सा फिर से बता देता हूं, और कोई कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था मैंने, वी इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, अब मुझे पता था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल्स टू आई आर है मेरा। अब जो करंट ड्रॉ कर रहा है वो तो मेरे हाथ में नहीं था, वो तो पहले निकाल के रखा था मैंने। आई कितना निकला था मेरा, ई अपॉन आर प्लस आर। तो यहां से मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकल आया था। फिर मैंने बोला था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने का एक और तरीका है। क्या तरीका है कि जो टोटल ईएमएफ है उसमें से माइनस कर दो जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ आपका सेल के अंदर। ठीक है, तो हमें पता चला ई माइनस वी डैश, हमने वी डैश के लिए निकाली तो ई माइनस आई आर। तो हमें एक वी इक्वल टू मिला था ई आर अपॉन आर प्लस आर, एक वी मिला था ई माइनस आई आर। हमको पता था कि भाई अगर मैं यहां से आर की वैल्यू निकालना चाहूं तो आर की वैल्यू कितनी निकलेगी मेरी, तो मेरा जे कितना था, यहां रफ करके दिखाई देता हूं। जब मैंने आर की वैल्यू वाली निकाली थी, हाँ ध्यान से समझना। अब देखो मेरा वी इक्वल टू क्या था, मेरा वी इक्वल टू था ई माइनस आई आर। वी इक्वल टू क्या था मेरा, ई माइनस आई आर। ये था कि नहीं था, ई माइनस आई आर। यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो कि वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से आर के लिए निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगी, एक काम करो आई आर को इधर पहुंचा दो, तो आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आई आर तो भाई इधर ही आ गया, तो वी के इधर पहुंच गया, राइट पहुंच गया ई माइनस वी। तो यहाँ से आर इक्वल टू निकल आया ई माइनस वी अपॉन आई।
आर कष्ट कितना निकला ई माइनस वी अपॉन आई, तो वही लिखा था हमने ई माइनस वी अपॉन आई। अब यहाँ क्या था, जो आई था करंट, अब आई करंट एक तो तुम कहोगे मैंने पहले निकाला हुआ था ई अपॉन आर प्लस आर, पर एक और तरीका होता है आई करंट निकालने का। वो क्या होता है कि अगर आपको पता है कि टीपीडी यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, तो भी आप आई निकाल सकते हो। तो ये कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे तो आई की वैल्यू अलग निकाली और यहाँ पे आई की वैल्यू अलग लगाई, तो मेरे भाई एक्सप्रेशन अलग अलग निकाला। वहां मैंने आई निकाला इन टर्म ऑफ ई और मैंने यहाँ आई निकाला इन टर्म ऑफ टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई इक्वल टू कितना निकला वी अपॉन आर, मैंने वैल्यू पुट की, जब कैलकुलेट किया तो ई माइनस वी अपॉन वी। अब हम सब जानते हैं कि आर उधर मल्टीप्लाई में चला जाता है ऊपर, तो ई माइनस वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई आर इक्वल टू स्मॉल आर, यानी जो स्मॉल आर था वो ई माइनस वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाई आर। और हम भी यही चाहते थे कि कैसे भी हमें एक रिलेशन मिल जाए जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस आए, जिसके अंदर ईएमएफ आए, जिसके अंदर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आए। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसके बारे में, हम स्पेशल केसेस पढ़ेंगे कुछ। अब स्पेशल केसेस में देखेंगे क्या है स्पेशल। तो नंबर 1, व्हेन सेल इज एन ओपन सर्किट दैट आई इज 0। मान लो सेल भी ओपन सर्किट है, यानी कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहा, यानी कि बिल्कुल बंद है स्विच, ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट यानी आई 0, तो जो मेरा वी है वो किसका हो जाएगा, ईएमएफ के इक्वल। भाई वी ओपन में कितना हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह लो या फिर। अब भाई जब करंट निकल ही नहीं रहा, जब सेल में से करंट आ ही नहीं रहा, जब सेल करंट दे ही नहीं रहा, तो सेल के रेजिस्टेंस कैसे ऑफर होंगे, तो सेल के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होगा। तो हम बोल रहे हैं कि जो हमारा वी होगा वही हमारा ई होगा। बात क्लियर है, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा, ईएमएफ को इक्वल होगा, क्योंकि हमने करंट ही नहीं लिया। ठीक है, thus the potential difference across the terminals of a cell is equal to its EMF when no current is being drawn from the cell। यानी बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला कि EMF पोटेंशियल डिफरेंस के या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी के इक्वल तभी हो सकता है जब उसमें से करंट ना लिया जाए। तो जब मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी ना आपको कि भाई जब आप जाते हो शॉप के पास तो वो आपको प्रॉमिस करता पर होता नहीं हो, इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कहता है जब तक करंट नहीं निकालोगे तब तक ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का, एक बार करंट निकल आया घट जाएगा, चाहे 9 वोल्ट हो जाए चाहे 8 वोल्ट हो जाए वो अलग बात है, पर घट जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, वो इसीलिए हो जाता है। आगे अ रियल सेल हैज ऑलवेज सम इंटरनल रेजिस्टेंस आर। अगर कोई सेल है करंट दे रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, कोई भी रियल सेल हो। ठीक है, सो व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम अ सेल वी हैव वी लेस देन ई। यानी जब भी हम करंट ड्रॉ करेंगे तो हमको हमेशा ईएमएफ से कम ही पोटेंशियल मिलेगा, या कह लो कम ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। पक्की बात है बिल्कुल, क्योंकि करंट आया भाई पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो मैक्सिमम पोटेंशियल कब होता है, जब भाई करंट ही बदलो, तो ईएमएफ तभी है जब करंट नहीं लिया जा रहा, तब उसे कह सकते हो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। ओके, आगे 10 द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल इन अ क्लोज सर्किट इज ऑलवेज लेस देन इट्स ईएमएफ। यानी कि जो ईएमएफ होता है वो हमेशा बड़ा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से, हमेशा। कभी इक्वल हो सकता है बट ज्यादा कभी जीवन में नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो, नहीं होगा। वहां कंडीशन लगा तो हो सकता है। अब ये मत कहना कि जब सेल को चार्ज करते हैं तब हो जाता है, फिर वो कंडीशन अलग हो गई। पर नॉर्मली जब सेल लेकर आ रहे हैं तब आपको ऐसा नहीं होगा कि प्रॉमिस करे 10 वोल्ट का 11 वोल्ट निकल आए, नहीं। क्लियर है मेरे भाई, आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको फिर से कह रहा हूं मेरे भाई, हमारी क्लास 12 की चैप्टर 1 लगभग 25-26 वीडियोज हैं, प्लेलिस्ट में जाओ 1 by 1 सीक्वेंस में देखो, एकदम मजेदार कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। चैप्टर 2 भी पूरा हो चुका है और चैप्टर 3 तो चल ही रहा है। ठीक है, इसकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। और फिर भी कोई डाउट हो मुझे कमेंट करके पूछ लो, कमेंट करके बता दो कि सर ये दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, कोई फीडबैक देना है, कोई सजेशन देना है। क्लियर है मेरे भाई, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।